नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। परसों 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। गांधी के जीवन के अनेक पहलू यह बताते हैं कि गांधी को मरने के बाद उन्हें जबरन महान बनाया गया और उन्हें स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर महिमा मंडन किया गया। लेकिन समय बहुत बलवान होता है और वो हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब ले ही लेता है। आज स्थिति यह है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती से सोशल मीडिया रंगा होता है और साथ ही नाथूराम गोडसे का हैशटैग टॉप पर चलता है। ऐसा हुआ क्यों? दरअसल वामपंथी इतिहासकारों का पर्दाफाश होने के साथ साथ लोगों ने राष्ट्रीय संग्रहालय में मौजूद पुराने दस्तावेजों पर रिसर्च करने का काम शुरू किया। इसमें नेहरू और गांधी की लिखी हुई चिट्ठियां और लेख सामने आए। साथ ही उनके अन्य सहकर्मियों की पुस्तकें भी प्रकाश में आईं, जिससे इनका सारा चरित्र शीशे की तरह साफ हो गया। इसी दौरान 2013 में गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग को लेकर इंडिया टुडे में एक कवर स्टोरी छपी, जिससे गांधीवादी और गांधी संस्थाओं से जुड़े लोग स्तब्ध हो गए। गांधी की हत्या के बाद उनकी अंतरंग सहयात्री मनुबेन गांधी, आभा गांधी व सुशीला नैयर संग उनकी अंतरंगता की बातें छन छन कर पहले भी बाहर आती रही हैं, लेकिन मनुबेन की डायरी से अब इन सब की पुष्टि हो गई। 2013 में मनुबेन की डायरी प्रकाश में आई। मनुबेन महात्मा गांधी के अंतिम वर्षों की निकट सहयोगी थी। उस डायरी से उन कई बिंदुओं पर प्रकाश पड़ता है जो अभी तक कुछ धुंधलके में थी। इससे महात्मा गांधी की प्राकृतिक चिकित्सा, निजी जीवन या कथित ब्रह्मचर्य प्रयोग संबंधी विवादास्पद प्रसंगों पर कई आरोपों, शंकाओं की अनायास ही पुष्टि हो जाती है। साथ ही उन बिंदुओं पर अपने समय में स्वयं गांधी द्वारा दी गई कई सफाइयों और दावों का स्वतः खंडन भी होता है। मनुबेन की डायरी मूल गुजराती में है और 11 अप्रैल 1943 से 21 फरवरी 1948 तक की तारीखें उस पर मौजूद हैं। यह 2000 पन्नों की है। यह डायरी दिखाती है कि गांधी ने मनु को बताया था कि उसके साथ वह जो ब्रह्मचर्य प्रयोग कर रहे हैं उससे मनु का बहुत उत्थान होगा, उसका चरित्र आसमान चूमने लगेगा। डायरी से यह भी पता चलता है कि गांधी ने अपने सचिव प्यारेलाल और मनु को विवाह करने की अनुमति नहीं दी, जबकि प्यारेलाल बरसों तक इसके लिए आग्रह करते रहे। प्यारेलाल की बहन सुशीला नायर, जो गांधी की निजी डॉक्टर भी थी, उन्होंने भी मनु को इस विवाह के लिए तैयार करने की कोशिशें की, किंतु गांधी ने अपने प्रभाव का प्रयोग कर मनु को इससे विरत रखा और इसका कभी कोई कारण नहीं बताया। मनु की डायरी स्पष्ट दिखाती है कि वह पूरी तरह स्वयं को गांधी के लिए समर्पित मानती थी। इंडिया टुडे में छपी मनु की डायरी के कुछ अंश इस प्रकार थे। 10 नवंबर 1943, आगा खां पैलेस, पुणे। एनीमिया के शिकार बापू आज सुशीला बेन के साथ नहाते समय बेहोश हो गए। फिर सुशीला बेन ने एक हाथ से बापू को पकड़ा और दूसरे हाथ से कपड़े पहने और फिर उन्हें बाहर लेकर आईं। 21 दिसंबर 1946, आज रात जब बापू, सुशीला बेन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे सुला दिया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन किया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद मासूम बने रहने के लिए, यानी यौन इच्छाओं के मामले में मासूम बने रहने के लिए मेरी प्रशंसा की, लेकिन दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। वीना, कंचन और लीलावती, जो गांधी की अन्य महिला सहयोगी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि वे गांधी के साथ नहीं सो पाएंगी।
28 दिसंबर 1946 सुशीला बेन ने आज मुझसे पूछा कि मैं बापू के साथ क्यों सो रही थी और कहा कि मुझे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने मुझसे अपने भाई प्यारेलाल के साथ विवाह के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा और मैंने कह दिया कि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और इस बारे में वे आइंदा फिर कभी बात न करें। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे बापू पर पूरा भरोसा है और मैं उन्हें अपनी माँ की तरह मानती हूँ। 31 जनवरी 1947 नौग्राम बिहार। ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर विवाद गंभीर रूप अख्तियार करता जा रहा है। मुझे संदेह है कि इसके पीछे यानी अफवाहें फैलाने वाले अमतुस सलाम बेन, सुशीला बेन और कनू भाई यानी गांधी के भतीजे का हाथ था। मैंने जब बापू से यह बात कही तो वे मुझसे सहमत होते हुए कहने लगे कि पता नहीं सुशीला को इतनी जलन क्यों हो रही है। असल में कल जब सुशीला बेन मुझसे इस बारे में बात कर रही थी तो मुझे लगा कि वे पूरा जोर लगाकर चिल्ला रही थी। बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा, मुझे जीवन में एक बड़ा सबक मिलेगा और मेरे सिर पर मंडराते विवादों के सारे बादल छट जाएंगे। बापू का कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सब हमारा साथ छोड़ जाएं, तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम यह प्रयोग सफलतापूर्वक करेंगे और फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। 2 फरवरी 1947 आज बापू ने मेरी डायरी देखी और मुझसे कहा कि मैं इसका ध्यान रखूं ताकि यह अनजान लोगों के हाथों में न पड़ जाए, क्योंकि इसमें लिखी बातों का गलत उपयोग वे कर सकते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में हमें कुछ छिपाना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अचानक उनकी मृत्यु हो जाए तो भी यह डायरी समाज को सच बताने में बहुत सहायक होगी। मनुबेन की डायरी से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि गांधी जी के साथ सोने वाली रात्रिचर्या स्वयं मनु के आग्रह से ही बंद हुई थी। मतलब मनु ने ही गांधी जी से यह आग्रह किया था कि अब वो रात को उसके साथ न सोएं। गांधी ने उस विवादास्पद कृत्य को अपने अनेकानेक निकट सहयोगियों परिवारजनों के आग्रह के बावजूद बंद नहीं किया, किंतु अंततः उन्हें विवशता में इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि स्वयं मनु के आग्रह के बाद गांधी द्वारा उसे ठुकराने का मामला बिल्कुल दूसरा रूप ले लेता। ठक्कर बाबा इस आग्रह के गवाह थे। ऐसी स्थिति में गांधी को अलग सोना मंजूर करना पड़ा। जितनी सहजता से यह हो गया, उससे यह भी संकेत मिलता है कि मनु के साथ सोने को ब्रह्मचर्य प्रयोग, महायज्ञ, चरित्र का उत्थान आदि कहना केवल शाब्दिक खेल ही था, चाहे स्वयं गांधी उसे कुछ भी क्यों न समझते हों या समझाते रहे हों। इस विषय में मनु आगे लिखती हैं। 18 जनवरी 1947 बापू ने कहा कि उन्होंने लंबे समय बाद मेरी डायरी को पढ़ा और बहुत ही अच्छा महसूस किया। वे बोले कि मेरी परीक्षा खत्म हुई और उनके जीवन में मेरे जैसी जहीन लड़की कभी नहीं आई और यही वजह थी कि वे खुद को सिर्फ मेरी माँ कहते थे। बापू ने कहा कि आभा या सुशीला, प्यारेलाल या कनू, मैं किसी की परवाह क्यों करूं? वह लड़की आभा मुझे बेवकूफ़ बना रही है, बल्कि सच यह है कि वह खुद को ठग रही है। इस महान यज्ञ में मैं तुम्हारे अभूतपूर्व योगदान का हृदय से आदर करता हूँ। यह पढ़कर हैरत होती है कि आभा जिस तरह से गांधी के साथ कई तस्वीरों में नज़र आती रही हैं, उससे अनुमान किया जा सकता है कि कभी उसे भी गांधी ने ज़रूर इसी तरह के मधुर वचन कहे होंगे। लेकिन यहाँ पीठ पीछे मनु से वो आभा की निंदा करते हैं। जब वे लिखती हैं कि बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। तनिक इस बात पर विचार करें। मनु के साथ प्रयोग गांधी कर रहे थे, तब मनु के बेदाग निकल आने पर अगर लगाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि दाग लगने की संभावना गांधी स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि दाग लग सकता है, किंतु तब यह दाग मनु पर किसके द्वारा लगता? यज्ञ का पवित्र हिस्सा किसके द्वारा अपवित्र हो सकता था? यदि उस यज्ञ में कोई तीसरा सहभागी न था तो कौन था? गांधी ही तो थे। क्या गांधी उस संभावित अपवित्रता में भी स्वयं को कोई दोष समझने, कल्पना करने की स्थिति नहीं मान रहे थे?
मतलब वो ये सोच रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो कुछ गलत हो गया, अगर मैंने मनु के साथ कुछ गलत कर दिया तो कोई बात नहीं, मेरा प्रयोग सफल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। सोचिए उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी। 7 फरवरी 1947, प्रसादपुर, बिहार। ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर माहौल लगातार गर्माता ही जा रहा है। अमृतलाल ठक्कर आज आए और अपने साथ बहुत सारी डाक लाए जो इस मुद्दे पर बहुत गर्म थी, और इन पत्रों को पढ़कर मैं हिल गई। 24 फरवरी 1947, हेमचर, बिहार। आज बापू ने अमुस्तुस्सलाम बेन को एक बहुत कड़ा पत्र लिखकर कहा कि उनका जो पत्र मिला है उससे जाहिर होता है कि वे इस बात से नाराज़ हैं कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग उनके साथ शुरू क्यों नहीं किए गए। इस पर ठक्कर बापा ने कहा कि ब्रह्मचर्य की गांधी की परिभाषा आम आदमी की परिभाषा से बिल्कुल अलग है, और उन्होंने पूछा कि यदि मुस्लिम लीग को इसकी भनक भी लग गई और उन्होंने इस बारे में लांछन लगाए तो क्या होगा। बापू ने कहा कि किसी के डर से वे अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अर्थात यह बातें आम लोगों से छिपी रही थी। यह गांधी का निजी जीवन था जिसे उनके निकट के लोग भी छिपा कर रखते थे, वे किसी को बताते नहीं थे। इन्हीं सब बातों ने गांधी को महान बनने में मदद दी। उसके अगले दिन 26 फरवरी 1947, आज जब अमतुस्सलाम बेन ने मुझसे प्यारेलाल से शादी करने को कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कह दिया कि अगर उन्हें उनकी इतनी चिंता है तो वे स्वयं उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। मैंने उनसे कह दिया कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग उनके साथ शुरू हुए थे और अब अखबारों में मेरे फ़ोटो छपते देखकर उन्हें मुझसे जलन होती है और मेरी लोकप्रियता उन्हें अच्छी नहीं लगती। यानी तब जो प्रयोग मनु के साथ हो रहा था वह पहले अमतुस्सलाम के साथ हुआ था, उससे पहले सुशीला नायर के साथ। गांधी स्वयं को सुशीला का पिता कह चुके हैं और स्वयं को मनु की माँ कहते थे। यह पता नहीं चलता कि उन्होंने अमतुस्सलाम से क्या संबंध जोड़ा था, और ऐसे पारिवारिक संबंध संबोधनों की इस यज्ञ, प्रयोग या अभ्यास में क्या जरूरत थी। माँ पिता बने बिना भी तो ये संबंध निभाए जा सकते थे। 2 मार्च 1947 को मनुबेर की डायरी में क्या लिखा है वो देखिए। आज बापू को बापा का एक गुप्त पत्र मिला, उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। यह पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि बापा को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझसे अलग सोने की अनुमति दें। इस प्रकार ठक्कर बापा की वेदना से द्रवित होकर गांधी की इच्छा के विरुद्ध मनु ने अलग सोने की अनुमति मांगी। तब से यह प्रयोग, यज्ञ आदि सहसा बंद हो गया। गांधी के सहयोगियों ने शांति की सांस ली। यदि गांधी की अब तक की सभी बातें स्मरण करें तो ऐसा होना उनके महान यज्ञ को बाधित करना ही हुआ, मगर किसी महत्वपूर्ण कार्य को बाधित होते देख गांधी मौन रहे, यह उनके स्वभाव के अनुरूप तो नहीं लगता। 18 मार्च 1947, मनुबेन लिखती है कि आज बापू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का खुलासा किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या सुशीला बेन भी उनके साथ निर्वस्त्र सो चुकी हैं, क्योंकि जब मैंने सुशीला से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे प्रयोगों का कभी हिस्सा नहीं बनी और उनके यानी गांधी के साथ कभी निर्वस्त्र होकर वो नहीं सोई। बापू ने कहा कि सुशीला सच नहीं कह रही है, क्योंकि वह बारडोली में 1939 में जब पहली बार सुशीला उनके साथ जुड़ी थी चिकित्सक के तौर पर, उसके अलावा आगा खां पैलेस पुणे में भी उनके साथ सो चुकी थी। बापू ने बताया कि वह उसकी मौजूदगी में कई बार स्नान भी कर चुकी है। तो क्या गांधी सुशीला से चिढ़े हुए थे? वो क्यों सुशीला के विरुद्ध ऐसी बातें कर रहे थे? उसी सुशीला के विरुद्ध जिसे 9 वर्ष पहले अपने पास वापस बुलाने के लिए कितनी मनुहारी ऊंची ऊंची बातें कही थी, और इसके लिए उन्होंने दर्जनों पत्र लिखे थे, जिसे वे अपनी बेटी कहते थे। तो उसी बेटी को उसकी गैर मौजूदगी में नीचा दिखाना, यह गांधी के चरित्र में किस तत्व का दर्शन कराता है? एक संदेह और प्रश्न तो उठता ही है कि वर्षों तक एकांत में युवा सुशीला के साथ सोते हुए या उसे नग्न स्नान करते कराते हुए बापू और वे क्या बातें करते थे, या वे मौन रहते थे?
ब्रह्मचर्य यज्ञ या प्रयोगों के समय या उसके बाद होने वाली वार्ताएं क्या संदर्भहीन थी? 18 नवंबर 1947 आज जब मैं बापू को स्नान करवा रही थी तो वे मुझ पर बहुत नाराज हुए क्योंकि मैंने उनके साथ शाम को घूमना बंद कर दिया था। उन्होंने बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे जीते जी मेरी बात नहीं मानती तो मेरे मरने के बाद क्या करोगी? क्या तुम मेरे मरने का इंतज़ार कर रही हो? यह सुनकर मैं सन्न रह गई और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इन सारे विवरणों से एक चीज़ देखा जा सकता है कि गांधी अपनी सेविकाओं के साथ कैसा संबंध और व्यवहार रखते थे। बहरहाल मनुबेन की डायरी स्पष्ट दिखाती है कि उस जमाने में मनुबेन के सिवा शेष सभी लड़कियां या स्त्रियां गांधी के साथ सोने, नहाने आदि पूरी चर्या को उनकी निजी सेवा के रूप में ही लेती थी। उनके बीच आपसी ईर्ष्या, द्वेष, कलह, दुराव, धमकियां, गांधी से किसी लड़की को दूर करना, स्वयं स्थान लेने का प्रयास करना आदि से इसका लेश मात्र भी संकेत नहीं मिलता कि वे गांधी के कथित ब्रह्मचर्य प्रयोग को निजी अंतरंग सेवा के सिवा कुछ और समझती थी। अगर यह सिर्फ प्रयोग होता तो लड़कियों का आपस में इस तरह से ईर्ष्या, द्वेष या कलह की भावना नहीं उत्पन्न होती। संभवतः यही कारण थे कि स्वयं गांधी और उनके आलोचक बेटे देवदास गांधी ने भी मनु को उन डायरियों को दूसरों से छिपाए रखने की सलाह दी थी। ध्यान रहे कि उन सब स्त्रियों में मनु सबसे छोटी थी, मात्र 19 साल की, इसलिए उसका विश्वास अभी टूटा नहीं था। लेकिन क्या दूसरी पुरानी अधिक अनुभवी स्त्रियों में गांधी के कथित ब्रह्मचर्य प्रयोगों के प्रति वही सरल विश्वास झलकता है? उत्तर नकारात्मक है। कुल मिलाकर गांधी अपनी निजी जीवन शैली के लिए लंबे समय से एक ऐसी छूट ले रहे थे जो उन्हें वैसे तो कदापि नहीं मिल सकती थी। यह उनका निजी जीवन था। अवश्य उन्होंने मनुबेन के दिमाग में यह बिठाया था कि वे मनु को विशेष प्रकार से साथ रखकर एक महान यज्ञ कर रहे हैं। वस्तुतः गांधी और मनु के बीच तथा गांधी से जुड़ी ऐसी स्त्रियों के बीच जो वाद विवाद, शिकायत और झगड़े होते रहते थे, वह दिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य भी सिर्फ एक शब्द था, वास्तव में उसका कोई प्रयोग नहीं होता था। उन सभी स्त्रियों में आपस में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, अविश्वास का बोलबाला था। इससे न केवल गांधी पूर्णतः अवगत थे बल्कि स्वयं उन भावनाओं में वो शामिल भी थे। वे उसका रस लेते थे और हवा तक नहीं देते थे। उन प्रतिद्वंदी स्त्रियों को शांत करने में किसी उच्च विचार, चरित्र उत्थान आदि के बदले गांधी को भी आवेशपूर्वक किसी को भी नीचा दिखाने, पीठ पीछे तू मैं करते और अपनी चलाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। बापू के इन प्रयोगों से सभी कांग्रेसी बहुत नाराज थे, विशेषकर सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले आदि तो इस बात से बहुत ही रुष्ट थे। लेकिन इनके नाराजगी की जानकारी कहीं पर भी लिखी हुई नहीं मिलती है। गांधी ने जिस नवजीवन प्रकाशन की नींव रखी थी, उसने गांधी जी के आग्रह के बावजूद उनके ब्रह्मचर्य प्रयोग पर कुछ भी लिखने से मना कर दिया था। गांधी ने कहा था कि तुम लिखो, लेकिन नवजीवन प्रकाशन ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि इससे गांधी की छवि पूरे देश में खराब हो जाएगी। इससे पहले सरदार पटेल ने बापू को लिखा था कि इससे दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बापू लाख अपने अनुयायियों से इस प्रयोग का अनुकरण नहीं करने की विनती करें, लेकिन लोग तो बड़े व आदर्श लोगों का अनुकरण करते आए हैं और जब वो ऐसा करने लगेंगे फिर क्या होगा। पटेल ने कहा कि बापू न जाने क्यों लोगों को धर्म की बजाय अधर्म के रास्ते पर ले जा रहे हैं। गांधी के चरित्र के बारे में इस बात से भी जाना जा सकता है कि उनकी शादी 13 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की कस्तूरबा बाई से हुई थी। शादीशुदा होने के बावजूद दोनों को दूर रखा गया था। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमारे विवाहित जीवन के पहले 5 वर्ष 13 से 18 वर्ष की आयु तक, इसके दौरान हम 3 साल की कुल अवधि से अधिक समय तक एक साथ नहीं रह सकते थे। हमने मुश्किल से 6 महीने एक साथ बिताए होंगे। उन अवधियों
और अपनी युवा विवाहिता के प्रति अपनी कामुक भावनाओं के बारे में उन्होंने लिखा कि स्कूल में भी मैं उसके बारे में सोचता था और रात होने का विचार और हमारी बात की मुलाकात मुझे हमेशा सताती रहती थी। ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग के लिए क्या क्या तरीके अमल में लाए गए थे उसको बताते हुए भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता की किताब में बहुत कुछ कहा गया है। वेद मेहता ने अपनी किताब की पृष्ठ संख्या 211 पर लिखा, 69 साल के महात्मा गांधी और 24 साल की सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में स्नान किया करते थे। इसी प्रयोग के वजह से सन 1938 में उनके सेवाग्राम आश्रम में बगावत हो गई थी। इस पर सफाई देते हुए गांधी ने एक गुप्त पत्र लिखकर कहा था कि जब मैं नहा रहा होता हूँ उसी समय सुशीला को भी नहाने देता हूँ। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूँ। सुशीला जब नहा रही होती है तो उस समय मैं अपनी आंखें दूर से बंद कर लेता हूँ। मैं आवाज़ से बस यह अनुमान लगा पाता हूँ कि वो साबुन का इस्तेमाल कर रही है। अब सोचिए कि कौन सा ब्रह्मचर्य प्रयोग था। आप गांधी की कामुकता को सोचिए कि वो अपनी आंखें बंद करने के बाद भी सिर्फ उस नहाती हुई स्त्री के विषय में सोचते थे। वो उसी को देख रहे थे और वो ये अनुमान लगा रहे थे कि अब वो साबुन का इस्तेमाल कर रही है, अब वो अपने ऊपर पानी डाल रही है, अब वो धुल रही है। ये सारी चीज़ों को वो वहाँ आंख बंद करके उसके समीप खड़े होकर अनुमान करते थे। ऐसा नहीं था कि वो नहा रही है तो आंख बंद करके गांधी भगवान का ध्यान कर रहे हों। इस बात पर असहमति हो सकती है कि यह तो वेद मेहता ने लिखा है, पर इसकी पुष्टि स्वयं गांधी करते थे। ये गांधी की अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर किसी को कोई संशय है तो लोगों को गांधी की उन बातों को पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि वे सुशीला के साथ नग्न होकर स्नान करते थे। यह ब्रह्मचर्य के साथ उनका प्रयोग यहीं तक सीमित नहीं था। इसकी अगली श्रृंखला में अगला नाम है आभा गांधी का। आभा गांधी यानी महात्मा गांधी के भतीजे के बेटे कन्नूलाल गांधी की पत्नी थी, अर्थात वो करीबी रिश्ते से उनकी बहू थी। आभा ने इस बात का उल्लेख करते हुए लेखक वेद मेहता को बताया था कि जब वो मात्र 16 वर्ष की थी तो उन्हें महात्मा गांधी के साथ सोने के आदेश दिए गए थे। कम आयु की आभा को उस समय जितनी समझ थी उसके अनुसार उन्हें यह लगा कि चूंकि महात्मा गांधी को ठिठुरन लग रही है इसलिए उन्हें गर्माहट प्रदान करने के लिए उनके साथ सोने के आदेश दिए गए थे। लेखक वेद मेहता के सवालों के जवाब में आभा ने एक एक बात बताई थी। वेद मेहता का प्रश्न था, क्या आप उस समय कपड़े पहने रहती थी? इस पर आभा का जवाब था कि वह मुझे कपड़े उतार देने के लिए ज़रूर कहते थे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि मैं पेटीकोट पहने रहती थी। वेद मेहता पूछते हैं कि तब गांधी जी क्या पहने रहते थे? इस पर आभा बेन का जवाब था कि मुझे याद नहीं कि वह कोई कपड़ा पहने रहते थे। उसके बारे में मुझे सोचना अच्छा नहीं लगता। इसका उल्लेख पुस्तक की पृष्ठ संख्या 211 पर किया गया है। स्वयं महात्मा गांधी ने अपने एक विश्वस्त मुन्नालाल शाह को लिखे पत्र में इसका उल्लेख किया था कि कैसे आभा गांधी ने बाद में उनके साथ सोने के लिए इनकार कर दिया, और यह पत्र 6 मार्च 1945 को लिखा गया था और संपूर्ण गांधी वाङ्मय में प्रकाशित भी हुआ है। इसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल उठाने से पूर्व कोई भी इस पत्र को पढ़ सकता है, और यह किताब कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी देखरेख में छपवाई गई है। इस ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग की अगली पात्र बहुत नामी समाजवादी नेता रहे उनकी पत्नी है। जी हाँ, बात हो रही है जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं जेपी की पत्नी प्रभावती देवी इस ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग की एक और पात्र थी। यह महात्मा गांधी का ही असर था जो प्रभावती देवी ने अपनी शादी के तत्काल बाद ब्रह्मचर्य अपना लिया था। परिणाम स्वरूप जयप्रकाश नारायण को भी इस निर्णय के समक्ष झुकना पड़ा, पर जेपी ने इस बात के लिए कभी महात्मा गांधी को माफ़ नहीं किया। उन्हें बच्चों से लगाव था,
पर प्रभावती देवी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया था, इस वजह से जेपी कभी पिता नहीं बन पाए। अपने और प्रभावती देवी के संबंध के बारे में बताते हुए मुन्ना लाल शाह को 6 मार्च 1945 को लिखे पत्र में महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। जब वो थर-थर कांपती हुई मेरे लिए ज़मीन पर पड़ी होती थी तो मैं उसे अपने में समेट लेता था। यह पुरानी, बहुत पुरानी बात है। इस बात का उल्लेख संपूर्ण गांधीमय के खंड 79 पृष्ठ संख्या 229 में किया गया है। यह कहानी यही नहीं थमती। ऐसी अनेक पात्र हैं जो ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग की पात्र बनी। वहीं ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग के ऐसे विवादित प्रसंगों पर जब सवाल उठे तो स्वयं गांधी ने ब्रह्मचर्य की अपनी परिभाषा के बारे में बताया। ब्रह्मचर्य की यह परिभाषा गांधी ने राजन कुमार अमृत कौर को बताते हुए कहा था कि जो मनुष्य काम वासना से हमेशा दूर हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति करते हुए सुंदर से सुंदर नग्न स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटे और उसके बाद भी उसे रत्ती भर भी यौन उत्तेजना न हो, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। इस परिभाषा का उल्लेख महात्मा गांधी पूर्णाहुति खंड 2 पेज नंबर 315 में किया गया है। न जाने यह कौन सा ब्रह्मचर्य था जिसका पालन, जिसका प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी अपने जीवित रहते हुए कर रहे थे। अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उसे नग्न स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटना ही क्यों है? यह परिभाषा भी महात्मा गांधी के जीवन के विवादास्पद अध्याय की तरह विवादास्पद है, क्योंकि आज अगर यह कहा जाए कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने का मन बना चुका है या वो ब्रह्मचर्य जीवन आत्मसात कर रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि परमात्मा में विचरना, सदा उसी का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। लेकिन गांधी का ब्रह्मचर्य के साथ तो सारे प्रयोग एक अलग ही मोड़ पर थे। महिलाओं के साथ महात्मा के संबंधों को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की दृष्टि से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदी युग्म द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक अधरंगा फकीर, जिसके लेखक दयाशंकर शुक्ल थे, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि आश्रम में बापू किसी नई युवती को जब लेकर आते थे तो कस्तूरबा खींच उठती थी। वह सब लड़कियों को संदेह की नज़र से देखती थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी वह गांधी पर विश्वास नहीं कर पाई थी। हालांकि इसका कारण खुद बापू ही थे। इन कारणों से पति पत्नी के बीच में खूब झगड़े हुआ करते थे। शादी के कुछ ही वर्षों बाद 1906 में गांधी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, अर्थात पत्नी के साथ शारीरिक संबंध का त्याग कर दिया था। पर वे स्त्री पुरुष संबंध के आकर्षण से कभी मुक्त नहीं हो सके। अपने जीवन के उत्तरार्ध में जिसे गांधी ने ब्रह्मचर्य प्रयोग कहा, उसके गंभीर अध्ययन के बाद वह मोह और आकर्षण ही लगता है। स्वयं गांधी ने भी अपनी आत्मकथा लिखने में तथा उसके 12 वर्ष बाद भी स्वीकार किया कि वे इंद्रिय नियंत्रण रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। अर्थात 57 और 69 वर्ष की आयु में भी उनका ब्रह्मचर्य एक सचेत प्रयत्न था, सहजावस्था नहीं थी। यानी वो ब्रह्मचर्य से सहज नहीं थे, वो सिर्फ एक प्रयास कर रहे थे। गांधी ने यह सब कुछ छिपाया नहीं, यह उनकी जरूर महानता थी, किंतु उनके प्रयोगों में कोई महानता नहीं थी। वह निसंदेह एक घृणित कर्म था। अगर गांधी निर्विकार थे तो उन्हें सुशीला के स्नान करने के समय अपनी आंखें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। आंखें बंद करना उनके अंदर के डर को दर्शाता है। गांधी का दावा था कि वे नहीं जानते थे कि सुशीला कैसे स्नान करती है, लेकिन आंखें बंद करके भी यह रोचक कल्पना की जा सकती है कि समीप में कोई स्त्री कैसे स्नान कर रही है। यानी कि आंखें बंद होने के बाद भी गांधी का सारा ध्यान सुशीला की स्नान प्रक्रिया की ओर लगा रहता था। फिर आंखें बंद करके भी काम भावना का आनंद तो लिया ही जा सकता है।
गांधी ने ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद अपने समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के पाठकों से कहा कि यह हर विचारशील भारतीय का कर्तव्य है कि वह विवाह न करे। यदि विवाह के संबंध में वह असहाय है तो वो अपनी पत्नी के साथ संभोग न करे। सेक्स को लेकर इतने कट्टर विचार रखने वाले गांधी के ये प्रयोग सभी के लिए हमेशा चौंकाने वाले रहे। इस प्रयोग के अलावा भी गांधी के अनेक स्त्रियों से संबंध थे। इस पर पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें विशेषकर थी सरला देवी चौधरानी, जिन्होंने कस्तूरबा की जगह ले ली थी। एक समय दोनों के जीवन में ऐसा भी आया जब बात केवल सत्याग्रह आश्रम तक सिमट कर रह गई। अपने करीबी मित्र और जर्मन वास्तुकार हरमन कैलेनबैक को लिखे एक पत्र में महात्मा गांधी ने लिखा था कि मैं उसे यानी कि सरला देवी चौधरानी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहता हूँ। एक मित्र ने हमारे संबंधों को बौद्धिक विवाह कहा है, मतलब सरला देवी चौधरानी से गांधी ने बौद्धिक विवाह किया था। अब आप सोच सकते हैं गांधी के चरित्र को। और अब गांधी के चरित्र का एक और पहलू, बड़ा विचित्र, बड़ा संदेहास्पद। कितने अंतरंग थे गांधी और कालेनबाग के रिश्ते। बापू थे अपर हाउस और कालेनबाग लोअर हाउस। तो यहाँ पर प्रश्न था कि क्या मोहनदास करमचंद गांधी और यहूदी आर्किटेक्ट हरमन कालेनबाग के संबंध आत्मीयता से बढ़कर थे? क्या गांधी समलैंगिक थे? ये कुछ असहज सवाल हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक जोसेफ लेली वेल्ड ने गांधी की जीवनी ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया में पहली बार उठाए थे। लेली वेल्ड ने गांधी और कालेनबाग के बीच हुए पत्राचार का हवाला देते हुए 2011 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में दावा किया था कि दोनों के बीच समलैंगिक संबंध था। उनके मुताबिक गांधी कालेनबाग को भेजे गए पत्रों में खुद को अपर हाउस कहते थे और कालेनबाग को लोअर हाउस। लेली वेल्ड की किताब द ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब कि किताब पर जो भी विवाद हो रहा है वह इसकी समीक्षा पर आधारित है। खास तौर पर ब्रिटेन के डेली मेल ने इसकी समीक्षा को विस्तार से छापा। उसमें किताब के हवाले से कहा गया कि गांधी समलैंगिक भी थे और उनका संबंध पुरुषिया के वास्तुशिल्पकार और बॉडी बिल्डर हरमन कालेनबाग के साथ था। लेलीफील्ड का कहना है कि यह कोई सनसनीखेज किताब नहीं है। मैंने तो वही लिखा है जो गांधी के पत्रों में लिखा गया था और गांधी के पत्र गांधी के समग्र कार्यों खंड 96 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भी किए जा चुके हैं और वो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। भारतीय लेखागार से संपर्क किए जाने पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि गांधी और हरमन कालेनबाग के बीच बेहद नज़दीकी रिश्ता था, लेकिन उसके आधार पर डेली मेल किताब की समीक्षा करते हुए उन्हें बाइसेक्सुअल या समलैंगिक बताता है। इस पुस्तक में यह भी लिखा गया है, जो पत्रों के द्वारा पता चला, कि यह बात उस वक्त भी कोई रहस्य नहीं थी कि गांधी ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक पुरुष के साथ रहने का फैसला किया था। और यह बात पत्र में मौजूद है। गांधी ने कस्तूरबा को छोड़ दिया था और वो अपने एक विदेशी मित्र के साथ रहने लगे थे। स्वाभाविक है कि इन बातों से गांधी की तीखी आलोचना होती थी और ब्रह्मचर्य के नाम पर सेक्स की विकृति से उनके करीबी सहयोगी भी नाराज हो गए थे। एक दिन उनके स्टेनोग्राफर आरपी परशुराम ने उन्हें नग्न मनु के साथ लेटे देखा तो अपना इस्तीफा दे दिया और वे चले गए। उनको गांधी का जवाब था कि वे जो चाहते हैं वह करने के लिए स्वतंत्र हैं, वे आश्रम में रहें या चले जाएं। निर्मल कुमार बसु गांधी के बड़े करीबी सहयोगी थे और गांधी के नोआखली दौरे पर वे उनके साथ थे। 17 दिसंबर की रात को एक ऐसी घटना घटी जिसने निर्मल कुमार को गांधी का कट्टर आलोचक बना दिया। उस रात भी गांधी सामान्यतया नग्न मनु और सुशीला नैयर के साथ सो रहे थे। भोर होने से पहले उन्हें लगा कि जिस कमरे में गांधी, मनु और सुशीला सो रहे हैं उसमें कुछ आश्चर्यजनक
अस्वाभाविक बात हो गई है। शोर जैसा मचा हुआ था। उन्होंने देखा कि गांधी तीखी आवाज़ में चिल्ला रहे थे और अपने माथे को दोनों हाथों से पीट रहे थे। न तो मनु और न ही सुशीला ने कभी इस बात का जिक्र किया कि उस रात को क्या हुआ था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है कि संभवतः क्या हुआ होगा। आप खुद ही बेहतर समझ सकते हैं कि उस रात क्या हुआ होगा। निर्मल कुमार ने हमेशा के लिए गांधी को छोड़ दिया और एक पत्र लिखकर गांधी के प्रति नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपनी युवा महिला सहयोगियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनका कहना था कि यह बड़े शर्म की बात है कि सेक्स के मामले में ऐसे विकृत व्यक्ति के लिए हम महात्मा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। समझिए कि आज जिन अपराधों में आज आशाराम बापू को जेल में रखा गया है, उससे भी भयानक सेक्स क्राइम किए हैं बापू ने। इस बात को खुद गांधी ने स्वीकार किया है कि अपनी मृत्यु तक वे अपनी सेक्स संबंधी विकृत पर काबू नहीं पा सके। खैर, यह सूची बहुत लंबी है और लगातार बढ़ती ही रहेगी। यह सूची इतनी लंबी है कि आप चाहेंगे कि इतिहास दोबारा लिखा जाए। गांधी कोई संत नहीं थे, वह राष्ट्रपिता कहलाने के लायक नहीं है, वह करेंसी नोटों पर अपनी छवि रखने के लायक नहीं है। यही कारण था कि भारत को अपनी आज़ादी के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। उनके विचार इतने दयनीय, इतने भ्रष्ट थे कि कोई सचमुच भारत से उनका सारा इतिहास मिटा देना चाहेगा। इतना कुछ जानने सुनने के बाद गांधी के चरित्र और व्यक्तित्व पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और कम से कम यह संदेह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि क्या गांधी को महात्मा कहा जा सकता है, क्या उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जा सकता है, क्या वो इस योग्य थे, या उनके चरित्र या व्यक्तित्व का कोई भी हिस्सा इस योग्य था कि उन्हें महात्मा या बापू या राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाए। कांग्रेस ने अपने स्वार्थवश गांधी को इतना बढ़ाया और उन्हें दुनिया में मान्यता दिलवाई, वरना गांधी का सच ये कहता है कि गांधी सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति थे, मोह माया और सेक्स के आकर्षण में बंधा हुआ एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, जिसे कहीं से कोई भी अतिरिक्त इज्जत नहीं मिलनी चाहिए थी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।